बंगाल का सुंदरवन, यानी दुनिया का सबसे बड़ा नदी डेल्टा, अपने सदाबहार खूबसूरत जंगलों और बंगाल टाइगर के लिए मशहूर है। लेकिन उसी सुंदरवन में बसा एक टापू अपनी बदसूरत हरकतों से बदनाम है। वो जगह जहां पहुंचने से पहले ही सड़क भी दम तोड़ देती है। आरोप है कि सड़क की तरह यहां का प्रजातंत्र भी ना जाने कब से दम तोड़े बैठा है। बिल्कुल बॉलीवुड की उस फिल्म की तरह जिसमें दूर गांव तक जाना जितना मुश्किल होता था, वहां की सियासत और सत्ता का तंत्र उतना ही जटिल होता था और उसे चलाने वाले उतने ही निर्दयी और क्रूर होते थे। शोले फिल्म सर आपने देखा होगा, गब्बर सिंह, तो गब्बर सिंह जैसा चलता था यहाँ पे। मतलब किसके घर में गब्बर नहीं बोलते थे कि किसके घर में दाना है, लड़की है, दाना जो भी है लेके आओ। मौसमी माहौल धधक रहा है तो सियासी माहौल भी उबल रहा है, लेकिन इस सब के बीच पानी से घिरा एक टापू संदेश खाली भी उबल रहा है। कल तक जो संदेश खाली सिर्फ गुड्डों और दबंगों की हनक का सेंटर ग्राउंड बना हुआ था, आज वो सियासत की सबसे बड़ी बैटल ग्राउंड में से एक है। आज हम आपको संदेश खाली के बैटल ग्राउंड के एक एक किरदार और उस स्क्रिप्ट के बारे में बताएंगे जिसे हमने नाम दिया है संदेश खाली फाइल्स। संदेश खाली फाइल्स को हमने 4 हिस्सों में बांट रखा है। पहले हिस्से में हम आपको दिखाएंगे कि कैसे संदेश खाली की विशेषता की उसका सबसे बड़ा संताप बन गई है। उसके बाद हम आपको दिखाएंगे कि संदेश खाली की विशेषता ने किस तरह से वहां पर बना दी दरिंदा सल्तनत, कैसे संदेश खाली में लोगों की जिंदगी शापित हो गई और कैसे अब उसी शाप में संदेश खाली का गुंडा ब्रिगेड फंस गया है। संदेश खाली में जो कुछ हुआ है, अब आगे क्या होगा। दास्ताने संदेश खाली में घुसने से पहले यह जानना बहुत जरूरी है कि आखिर संदेश खाली के बदनाम जमींदार वाली इमेज के बैकग्राउंड की शुरुआत आखिर कहां से हुई। तो उसके मूल में है बंगाल की ये कहावत, नून जले सोना फले, यानी खारे पानी में सोना उगता है। इसी कहावत ने संदेश खाली के क्रूर रसूखदार जमींदार को जन्म दिया। यहाँ खारे पानी में मछलियां, केकड़ा और झींगा खूब पैदा होता है। जाहिर है इनकी पैदावार जितनी, मुनाफा और पैसा भी उतना। बस यही मजबूत अर्थतंत्र संदेश खाली की दर्द की सबसे बड़ी वजह बन गया। ज्यादातर लोग गरीब हैं, गांव मुख्य शहर से दूर और करीब करीब कटा हुआ है, आना जाना भी दुरूह है, जमीन की उर्वरा शक्ति भी कमजोर है, पुलिसिंग भी बेहद कमजोर। नतीजा, पैसे वाले और रसूखदार लोग ज्यादा मुनाफे का लालच देकर गांव के गरीब भोले भाले लोगों से बिल्कुल फिल्मी जमींदार के अंदाज में झूठे वादे करके उनकी जमीन पर मछली पालने के लिए तालाब वाला सौदा करते हैं। यहीं से शुरू होता है जमीन पर कब्जे का षड्यंत्र। शुरुआत में तो सब कुछ सही चलता है, लेकिन 1 या 2 किस्त के बाद ही संदेश खाली के जमींदार की हैवानियत उस भोले भाले खेत वाले किसान पर बरस जाती है। पैसा मिलना बंद हो जाता है और जमीन पर रसूखदार गुंडों का कब्जा हो जाता है। ये लोग तो एडुकेटेड आदमी नहीं है, ये लोग का कोई बिजनेस नहीं है, ये लोग का है जोर जबरदस्ती पैसा कमाने के लिए। और जो भेरी का 100 बीघा जो दो धानी जमी को उसको बीघा उसको भेरी बना दिया, वो सॉल्टेड वाटर घुसा दिया चिंगड़ी माछ पैदा करने के लिए। तो ये लोग जो जितना काम किया है, जितना देखिए उसका जो साथी है, साथी खाएगा क्या। ये लोग एक्सटॉर्शन नहीं करेगा, भय नहीं दिखाएगा, उसका मारपीट नहीं करेगा, इसको आर्म्स यूज नहीं करेगा, तो वो लोग खाएगा क्या। जो संदेश खाली का बगल में बांग्लादेश है, विद इन द वेरी शॉर्ट डिस्टेंस, और संदेश खाली का जो जुरिस्डिक्शन है उसका तो आधा से ज़्यादा तो पानी है, पानी से घिरा हुआ है। तो
हर टाइम में जो सीआईडी, एसटीएफ और डिटेक्टिव डिपार्टमेंट ये लोग उधर में जाने नहीं सकता है। और उसके बाद गवर्नमेंट का चाप था, उसीलिए पुलिस भी कुछ इनएक्टिव हो गया। न जाने वो पहला कौन बदनसीब रहा होगा जिसकी जमीन पर संदेश खाली के रसूखदार गुंडों ने कब्जा किया होगा। इसकी तो जानकारी नहीं है, लेकिन इतना जरूर पता है कि वो कौन लोग हैं जो संदेश खाली में आजादी के 75 बरस बाद भी दुष्ट जमींदार की भूमिका में है। संदेश खाली में संताप पैदा कर सल्तनत खड़ी करने की कहानी भी बिल्कुल फिल्मी है, जहां एक विलन कुछ वर्षों पहले छोटे छोटे काम करते हुए गलत धंधे के दम पर इतना बड़ा हो जाता है जो पूरे इलाके में खौफ का मेन सेंटर बन जाता है। और यहीं से शुरू होती है जुर्म की सल्तनत। और हाँ, इसे आप सिर्फ शाहजहां शेख से जोड़कर मत देखिएगा। संदेश खाली का शाहजहां शेख, लेकिन ये जमींदार फिल्म वाले जमींदार से कहीं ज्यादा खतरनाक और दुष्ट है, क्योंकि इसने तो अपनी सत्ता चलाने के लिए बाकायदा अपनी दरिंदा फोर्स बना रखी थी, जिनमें सबसे नया नाम है अबू तालिब का। कहें तो ये संदेश खाली की जमीन खोर गुंडा ब्रिगेड का आर्मी कमांडर है, जिसके पास हथियारों का जो जखीरा बरामद हुआ है वो किसी आम इंसान के बस की बात तो नहीं है। विदेशी पिस्टल हो या फिर पुलिस के हथियार, गोलियां इतनी कि पूरी भीड़ निपट जाए। एक एक हथियार ऐसा जिसके बारे में आम आदमी सोच भी नहीं सकता। लेकिन ये सब कुछ शाहजहां शेख की गुंडा ब्रिगेड के आर्मी कमांडर के पास मौजूद था। आखिर क्यों? क्या कोई जंग की तैयारी थी? कहने को ई रिक्शा चालक, लेकिन दरिंदा फौज का रसूख देखिए कि उसे साधने के लिए एनएसजी को ग्राउंड जीरो पर उतरना पड़ा। जो आप लोग देखा था, जो सीबीआई रेड में एक तो अबू तालिब का घर से निकला, वो माटी खूर के निकला, जो खुदाई करने के बाद निकला, बहुत ज़बरदस्त काम था। तकरीबन हमारा ख्याल में है, एज ए पुलिसमैन आई कैन से इट इज़ अराउंड मोर देन 50 to 60 lakhs वैल्यूड। ये जो अनलाइसेंस्ड आर्म्स, ये जो कोल्ड रिवॉल्वर, ये जो 9mm पिस्तल, दूसरा 1 शॉटर पिस्तल, जो जितना आर्म्स एंड एमुनिशन एंड एक्सप्लोसिव जो उधर में मिला है, जो एनएसजी जाने के बाद जो डिफ्यूज किया है एक्सप्लोसिव्स, ये लोग ये तैयारी इकट्ठा किया है, क्योंकि इसको कोई बाहुबली बनने से ये आर्म्स का जरूरत होता है। ये आर्म्स का जरूरत के लिए ये लोग ये बनाया। लेकिन शाहजहां शेख की दरिंदा फौज में और भी कई किरदार हैं, जिनमें उसके लेफ्ट और राइट हैंड की भूमिका भी बेहद अहम है। ये लेफ्ट और राइट शिबू हाजरा और उत्तम सरदार। सूत्रों के मुताबिक इनमें से शिबू हाजरा शाहजहां का लोकल कमांडर था, जिसका काम था शाहजहां शेख तक लड़कियों और महिलाओं को लाना, जो ये तय करता था कि शाहजहां शेख के घिनौने हेडक्वार्टर में किस लड़की या फिर किस महिला के साथ दरिंदगी होगी और अगला टारगेट आखिर कौन होगा। दरिंदा ब्रिगेड का घिनौनापन छिपा रहे, पुलिस की आंखों से दूर रहे और राजनीतिक सरगर्मियां उसे छू ना सकें, इस काम का मैनेजमेंट उत्तम सरदार करता था। एक तरफ जहां शाहजहां के घिनौने साम्राज्य की करतूतों को मैनेज करने का वो काम करता था, वहीं महिलाओं और लड़कियों के साथ दरिंदगी के मास्टर प्लान का भी वो प्रमुख हिस्सा था। जितना बड़ा गलत काम, उस गलत काम को मैनेज करने के लिए पैसे भी उतने ही बड़े लगते हैं। इस काम के लिए शाहजहां ने मार्केट हेड, बिल्डर और कॉन्ट्रैक्टर को पकड़ कर रखा था, जिनके दम पर शाहजहां के काले कारोबार की पूरी देखरेख होती थी। इनमें से 3 बड़े नाम का खुलासा हम आपके सामने कर रहे हैं। आरोप है कि नजरुल मोल्ला को संदेश खाली के पूरे बाजार का हेड बनाया गया था, जो दुकानें उठाने का भी काम करता था, तो दूसरी तरफ था आइनुल मुल्ला। ये शाहजहां शेख के पैसों से सरकारी ठेके लेने का काम करता था। और तीसरा था जमालुद्दीन मुल्ला,
जो शाहजहां का कॉन्ट्रैक्टर था, और शाहजहां शेख इसे सड़क और बांध बनाने का काम दिलवाकर मोटी रकम वसूलता था। बाजार हो, कॉलोनी हो या फिर सड़क हो, पुल हो या फिर बांध, संदेश खाली में बिना शाहजहां के संदेश की न कोई कुछ बना सकता था, न कोई कुछ गिरा सकता था। शाहजहां की तरह सोचने और उसी तरह बनने की कोशिश करने वाले लगभग 20 लोग अभी तक संदेश खाली में गिरफ्तार हो चुके हैं। कॉम्प्लेनेंट कोई हेल्प नहीं मिला और उसीलिए उस लोग का साहस बढ़ते जा रहा है। एवं और क्या हुआ, उधर का जो लोकल जो प्रेजेंट जो एमएलए है बहुत हेल्प उसको करता था और उस लोग का मालूम था जो शाहजहां शेख का बिना वो जाएगा, कब्जा नहीं रहेगा। शाहजहां शेख अभी कोई दूसरा पार्टी में ज्वाइन कर लेगा तो वो लोग का बहुत मुश्किल होगा, उसीलिए उसका साथ ही देता था। और उसीलिए इतना जो टॉर्चर, लेवल ऑफ टॉर्चर दिन के दिन बढ़ गया, दिन के दिन बढ़ गया लेवल ऑफ टॉर्चर। और ये टॉर्चर बढ़ाने के लिए जैसा प्रशासन टोटल दायी है, पॉलिटिकल पार्टी भी दायी है। शाहजहां शेख पर लगे आरोप 90 के दशक की फिल्मों में दिखाए जाने वाले गुंडों के आतंक की याद ताजा करते हैं। तो वहीं दूसरी तरफ संदेश खाली की गलियों से निकलकर बंगाल में काला साम्राज्य खड़ा करने की कहानी भी किसी फिल्म से कम नहीं है। 42 साल का शाहजहां शेख पश्चिम बंगाल में टीएमसी की सरकार आने से पहले तक सीपीएम के साथ था। कभी एक मजदूर रहे शाहजहां शेख ने इलाके में अपना वर्चस्व कायम करने में राजनीतिक रसूख की मदद ली, जिसमें वो अपने चाचा के दम पर दाखिल हुआ। शाहजहां शेख के चाचा मुस्लिम शेख संदेश खाली में सीपीएम के ताकतवर नेता थे। वो पंचायत प्रमुख भी रह चुके थे। चाचा की बदौलत ही शाहजहां की सियासत में एंट्री हुई। चाचा की देखरेख में शाहजहां ने पहले मछली का कारोबार संभाला। इसके बाद शाहजहां की शान और शौकत बढ़ने लगी। अपने चाचा की मदद से उसने इलाके में अपनी पकड़ मजबूत कर ली और यहीं से शुरू हुई बंगाल के संदेश खाली में शाप वाली कहानी। एक दिन में संदेश खाली में ये शाहजहां एंड शाहजहां का ग्रुप को जो टाइटल है, ये एक दिन से नहीं बना है। जो बम जमाना में लेफ्टिस्ट फ्रंट जो गवर्नमेंट में था, लेफ्ट फ्रंट, उस समय में जो उधर का एमएलए था उसको पैदा हुआ है ये हमारा ये जो नाम बोलता है ना, उसके तैयार हुआ शाहजहां शेख एंड हिज ग्रुप्स। नंबर 1। नंबर 2, जब 2011 साल में इलेक्शन का बाद नया गवर्नमेंट बना, टीएमसी गवर्नमेंट बना, तो देखता है जितना क्रिमिनल आदमी है, अपराधी है, ये लोग हर टाइम में चॉइस करता है जो वो लोग थोड़ा गवर्नमेंट का तरफ में रहेगा, गवर्नमेंट का फेवर में रहेगा, गवर्नमेंट का पार्टी में रहेगा, क्योंकि उसका जो क्राइम जो करना होगा और जो उसको जो एक्सटॉर्शन करना होगा, तो एक्सटॉर्शन करना और क्राइम करने के लिए उसका पुलिस का सुविधा चाहिए। और पुलिस को सुविधा के लिए ये लोग हर टाइम में जो गवर्नमेंट जिधर में उसका तरफ वो लोग हो जाता है। तो अपराध और सियासत की जुगलबंदी का ये कुख्यात नामा नया नहीं। जब जब अपराध को सियासत का संरक्षण मिला है, वो इसी तरह से जनता के लिए श्राप बन जाता है। उसी का नतीजा है कि संदेश खाली में जमीन पर कब्जा होता रहा और प्रशासन से लेकर सरकार तक हर तरफ चुप्पी दिखाई दी। कैसे? उसे ऐसे समझिए कि 4 साल पहले जमीन पर कब्जे की पहली बार शिकायत दर्ज कराई गई, लेकिन उसके बाद तब से लेकर फरवरी 2024 तक कुल 43 शिकायतों को चार्जशीट में बदलने में पूरे 4 साल का वक्त लग गया। उसके बाद फरवरी 2024 में ही 7 जमीन कब्जे के मामले सामने आए और फिर 24 नए मामले और दर्ज हुए। आखिर इन सब के पीछे इतना समय क्यों लग गया? आखिर पुलिस को चार्जशीट दाखिल करने से कौन रोक रहा था? शेख शाहजहां ऐसे इंसान है, किसी की जमीन हो, किसी की कुछ भी हो, किसी की गले की चेन भी हो, किसी की घर की औरत भी हो, अगर उसको पसंद आ जाए तो वो चीज़ उसको चाहिए। तो बेसिकली बात है, हम नॉर्मल इंसान हैं यहाँ पे, तो हम तो डरेंगे। हम क्या, सारे एरिया वाले सब डरते थे उनसे। 2011 से धीरे धीरे इसका टॉर्चर इतना बढ़ गया, इतना, आप जाके 2024 तक देखिए। ये तो ऐसे इसके लिंक जो है ये इंटरनेशनल
लेवल में। ये हमारा नॉर्मल इंसान, हम लोगों को सोच की बाहर है इसका सोच। इसका जो परसों जो आर्म्स पाया गया है, ये तो बिल्कुल पश्चिम बंगाल को दीदी की सपोर्ट से ये मिनी पाकिस्तान बनाना चाहता था। सेक्शन भाई है ना, उसका भाई वो मिजानुर शेख, वो हमारा एक काका पेशा इसका जमी है, खेती करता था। तो वो आके ऐसे बोला धमकी देके, जो ये हमारा खेती है, आप तुम्हारा नहीं है। उसका बाद जोर जबरदस्ती करके दखल कर लिया। हम लोग क्या ग्राम में सब डरते थे उससे, और उसका बाइनी से धमकी देता था, हर दिन बोलता था जो जाएगा नहीं छोड़ेगा, तो ऐसे धमकी देता था। संदेश खाली का एक और बड़ा अभिशाप और शाप ऐसा है जिसे सुनकर आजाद भारत में आज के दौर में कोई यकीन नहीं करेगा। संदेश खाली का गुंडा गैंग बीते लंबे समय से खुद तय कर लेता था कि किसका वोट किसे जाएगा। इसीलिए मतदान के अधिकार से संदेश खाली के ज्यादातर लोग दूर थे, जो गुंडा ब्रिगेड के अत्याचार से त्रस्त होकर सत्ता परिवर्तन में यकीन रखते थे। जो 2011 की बात, हमें तो वोट देने के लिए जाना ही नहीं पड़ता था। हम तो खबर निकले आधा रास्ते में खबर मिलता था कि चलो तुम्हारा वोट हो गया, जाओ घर जाके आराम करो। गणतंत्र अधिकार है ही नहीं हमारे संदेश खाली वासी की, था ही नहीं। अब तो उम्मीद लगा रखा है इस साल की ये छोटा शाहजहां जो भी है बाहर जितना है सारे जेल के अंदर चला जाए, आम इंसान सही से वोट दे पाए, अपना इच्छा से वोट दे पाए। संदेश खाली की गुंडा ब्रिगेड के गुंडे का अंजाम कुछ इस तरह से दुनिया देख रही है। वो रो रहा है, बिलख रहा है, उसकी रूह कांप रही है। कल तक जो शेख पुलिस को अपने पैर की जूती समझता था, जिसे ईडी हो या फिर सीबीआई किसी का भय नहीं था, आज वो पुलिस के सिक्चों के पीछे अपनी जिंदगी की भीख मांग रहा है। लेकिन क्या सिर्फ इतना ही काफी है? नहीं। संदेश खाली में पिछले कुछ वर्षों की घटनाएं कहती हैं कि संदेश खाली में अभी एक्शन का लंबा काउंटडाउन बाकी है। लेकिन यह एक्शन कैसे होगा? क्या राज्य सरकार संदेश खाली की गुंडा राज को खत्म करने में मददगार होगी? सवाल बड़ा है और इसका जवाब फिलहाल मुश्किल है। Zee News.